हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 100 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला है। क्लास 12 हिंदी में आपका 100 नंबर का पूर्णांक है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 100 में से 100 बिल्कुल 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। 24 फरवरी पेपर में 100% पक्का आएगा। ये सभी टॉपिक, ये सभी वीडियो में बताए गए टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामैराथन स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। आज का ये क्लास महामैराथन होने वाला है। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो टॉपर बच्चा सारे क्वेश्चंस को हिंदी में तैयार करके जाता है। आप लोगों को अभी टारगेट है 100 में से 95% प्लस लेकर आने का। आपको हिंदी में 95% लेकर आओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक में सबसे पहला हम संस्कृत का गद्यांश आपको हल करना बताएंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट गद्यांश को भी बताएंगे। दूसरा है संस्कृत का श्लोक आपको हल करना बताएंगे, ठीक है, कैसे पेपर में आपको हल करना है। तीसरा है रस के बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंट रस। अलंकार के बारे में बताएंगे, छंद के बारे में बताएंगे, ठीक है। निबंध आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, उसके बारे में बताएंगे, कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, यानी पूरा चीजों में लिख कर लेकर आया हूं स्टूडेंट। सातवां आपका संधि विच्छेद के बारे में बताएंगे, समास के बारे में बताएंगे, प्रत्यय के बारे में बताएंगे और विभक्ति के बारे में बताएंगे। लास्ट में है पत्र लेखन, तो ये भी बताएंगे स्टूडेंट। आज का ये वीडियो लगभग 1 घंटे का वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए स्टूडेंट। बस आप लोग क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें बताई गई जितने भी टॉपिक है आपके 24 फरवरी के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टूडेंट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा जरूर स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है इस हिंदी के टॉपिक को लेकर आने के लिए। टोटल 11 टॉपिक इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 टॉपिक को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं संस्कृत गद्यांश से, ठीक है। संस्कृत गद्यांश से शुरुआत करेंगे, फिर सारी चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आ चुका है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, ठीक है। ये आपका संस्कृत का गद्यांश दिया है। पेपर में मैं बात करूँ स्टूडेंट तो 2 गद्यांश दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, ये पेपर है आपका 2024 का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश दिया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं गद्यांश को कैसे हल करना है, चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कैसे आप लोगों को हल करना रहेगा पेपर में, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ, मैं दिखा दूँ आपको। ये एक आपका संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। मानविष्ण मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवत अस्य पिता पंडित व्रज, यहाँ पे देखिए ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वान अस्ति। एक प्रकार से ये संस्कृत का गद्यांश दिया, इतना समझ में आ गया। 2 गद्यांश पेपर में दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पेपर में होता क्या है कि आपको साथ संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। ये संस्कृत में दिया है, इसका आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि महामना मालवीय मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, जन्म इनका प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, ठीक है। इस तरह से इसका हिंदी में अर्थ बनेगा। तो सबसे पहले भैया चैप्टर का नाम पहचानना जरूरी। तो चैप्टर का नाम क्या है, महामना मालवीय, क्योंकि आपने भैया चैप्टर के नाम से ही पहचान लिया। महामना मालवीय संस्कृत भाषायाम महास्वम, और जो आपका महर्षि दयानंद है, इससे आपके पेपर में 100% क्या है, एक ना एक आपका संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का गद्यांश हल करना सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ के लिए स्टूडेंट करना क्या है, सिंपल सा देखिए, संदर्भ के लिए हमें सिंपल सा यहाँ पर इस तरह से कर देना है, ठीक है, लिख देना है संदर्भ, ये, ठीक है। और कॉपी वाली वीडियो में मैंने तरीका पूरा बताया कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है कॉपी में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए नीले पेन की सहायता से कि प्रस्तुत, देखिए प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्य, ठीक है, प्रस्तुत गद्य खंड, इसको थोड़ा मैं और कर देता हूँ। ये देखिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी, ठीक है, ये देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के। अब हमारे यहाँ पर काले पेन का प्रयोग करना है, संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत से लिया गया ना भैया, तो संस्कृत भाग तो लिखना कंपलसरी है। तो देखिए संस्कृत भाग,
इस तरह से लिख दिया मैंने संस्कृत भाग, इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देते हैं। देखिए संस्कृत भाग के, अब यहाँ पर चैप्टर का नाम आएगा, बहुत ही छोटा सा इसका संदर्भ होता है संस्कृत के गद्यांश का, ठीक है। महामना इस तरह से हम लिख देंगे, महामना मालवीय, ठीक है, महामना मालवीय, इसको भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम कर देंगे, ठीक है। ये देखिए महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये इसका संदर्भ था कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में महामना मालवीय नामक सपाट से अवतरित है आपका संस्कृत का गद्यांश। अब इसका चलिए अनुवाद करते हैं, यानी ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका हिंदी में अनुवाद करके सिखा देते हैं आपको हम, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे काले पेन से अनुवाद, ठीक है। अब इसका हिंदी में पूरा अर्थ लिखते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ देखिए क्या लिखा है कि मनीश्वन मदन मोहन मालवीय, यानी क्या है, महामना महाबुद्धिमान, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट कि महामना, इस तरह से यहाँ पर देखिए महा, ठीक है, मना ब्रैकेट के अंदर क्या है, महाबुद्धिमान, महाबुद्धिमान, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि मदन मोहन मालवीय का जन्म, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसको मैं पूरा लिखकर आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं स्टूडेंट। ये तो आपका ये एक प्रकार से संस्कृत में दिया हुआ है, इसका अनुवाद मैंने पूरा कर लिया है। देखिए महामना यानी ब्रैकेट में है महाबुद्धिमान मदन मोहन मालवीय के जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही, देखिए प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मेवाड़ सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में, देखिए राजकीय विद्यालय में पढ़ाना जो है आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेते थे, ठीक है। तो ये आपके प्रकार से संस्कृत का दिया हुआ था और इसका पूरा जो हिंदी में अर्थ निकलता है अनुवाद, ठीक है, इसका मैंने ट्रांसलेशन कर दिया संस्कृत टू हिंदी, तो ऐसे मैंने कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को स्टूडेंट हिंदी में मैं बताऊँ, आपको 2 नंबर दिया जाएगा, किसके लिए, संस्कृत के गद्यांश को सॉल्व करने के लिए। आपने इसका संदर्भ लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा और 5 नंबर स्टूडेंट आपका इसमें पक्का हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर जब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे, ठीक है, तो 5 और 2 7 नंबर आपका इसमें जो कि संस्कृत गद्यांश में बिल्कुल पक्का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हर एक विद्यार्थी को सॉल्व करना है, कॉपी वाले वीडियो भी देख लीजिएगा। और महामना मालवीय जो चैप्टर मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके जो आप लोग गद्यांश को तैयार कर लीजिए। और ऐसे ही आप लोग देखिए, चाहे जो भी गद्यांश हो, संस्कृत भाषा या महत्व या पंचशील सिद्धांत, ऐसे ही आप लोगों को स्टूडेंट इसका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। बस चैप्टर का नाम चेंज कर देना, यहाँ पर पंचशील सिद्धांत होगा तो ये लिख दीजिएगा, संस्कृत भाषा महत्व होगा तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो आपका गद्यांश होगा उसका हिंदी में पूरा अर्थ लिख देना है। इस तरह से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं, ठीक है, संस्कृत का पद्यांश यानी श्लोक कैसे हल करेंगे। ये देखिए, ठीक है, संस्कृत का श्लोक आ चुका है, ठीक है, श्लोक कह लीजिए या इसको आप संस्कृत का पद्यांश भी कह सकते हैं। सेम प्रोसेस है, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए दिया जाएगा, ठीक है, और 5 नंबर ये भी दिया जाएगा आपको संस्कृत में इसका अनुवाद करने के लिए। इसको भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है अथवा करके, ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप लोगों को सॉल्व करना है। जो आप लोगों को अच्छा लगता हो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, संस्कृत का श्लोक। अब एक ये श्लोक है संस्कृत का कि पहरथी, यदि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहरथी, देखिए पहरथी युद्धो यदि युद्धो, पहरथी यदि युद्धो मारुति भीम रूपी परहरती यदि साक्षात पार्थ रूपेण शुक्र, ठीक है। इस तरह से एक प्रकार से संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है और हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ देखिए अलग अलग तरीका होता है स्टूडेंट संदर्भ लिखने का, जैसा कि मैंने बताया आपको।
अलग तरीका होता है श्लोक को संदर्भ लिखने का, और संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ लिखने का अलग तरीका होता है। इसका तो कैसे तरीका है मैं ये दिखा देता हूँ आपको। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी, क्योंकि भैया श्लोक की है ना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इतना हो गया पाठ्य पुस्तक के। अब यहां पर हमें काली पेन से लिख देना है संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग, तो भैया संस्कृत भाग से है ना, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, संस्कृत भाग के दूत वाक्यम चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम भैया दूत वाक्यम, यानी जो आपका संस्कृत का श्लोक है इस चैप्टर का नाम है दूत वाक्यम। ये आपका चैप्टर दिया हुआ है दूत वाक्यम, पाठ है, ठीक है, दूत वाक्यम पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका संदर्भ हो गया, संदर्भ मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका संस्कृत में श्लोक दिया हुआ, इसका हिंदी में अर्थ कैसे निकलता है चलिए वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका आपको अनुवाद करना है, सिंपल सा, यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे अनुवाद, ठीक है, अनुवाद हो गया, इस तरह से लिख दिया मैंने हेडिंग डालकर। कॉपी वाले स्टूडेंट आप लोग एक बार वीडियो, इस वीडियो को देखने के तक पश्चात आप कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, कैसे कॉन्सेप्ट है, यानी किस तरह से लिखना है, तरीका कैसे है कॉपी में संस्कृत का गद्यांश श्लोक लिखने का, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को बाद में, ठीक है। इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे कि यदि युद्ध में, देखिए यदि युद्ध में, ठीक है, देखिए यदि युद्ध में भीम, ठीक है, युद्ध में भीम के रूप में, ठीक है, पूरा लिखकर मैं दिखा देता हूँ पहले एक बार। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका मैंने अनुवाद भी कर दिया है। ये संस्कृत का आपका श्लोक था, ठीक है, श्लोक आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका मैंने संदर्भ लिख दिया, इसका अनुवाद यानी पूरा इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। ये आपका संस्कृत का श्लोक का देखिए, यदि युद्ध में भीम के रूप में स्वयं वायु देवता भी प्रहार करें और अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र प्रहार करें तो मैं भी, यहाँ पर देखिए, तो भी है कठोर वचन बोलने में कुशल में तुम्हारे कहने से, यानी ब्रैकेट में अपने पिता द्वारा भोगी तथा पराक्रम से रचित अपने राज्य की तिनके भर भूमि भी ना दूंगा, ठीक है। भैया कौन कह रहा है स्टूडेंट, ये आपका कौन कह रहा है भैया, एक प्रकार से कौन कह रहा है, ये भैया कह रहा है दुर्योधन किससे कह रहा है, पांडवों से कह रहा है, और कृष्ण भगवान जी से कह रहा है कि भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कहा है, ठीक है, इस तरह से लिखा गया श्लोक, ठीक है। पेपर में मैं बताऊं तो आपका दूत वाक्यम, ठीक है, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, ऋतु वर्णनम, ठीक है, और सुभाषित रत्नानी, ये 3 चैप्टर के श्लोक आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और इन सभी श्लोकों को आप लोगों को पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हल करना है, संदर्भ कैसे लिखना है, इसका अनुवाद कैसे करना, मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। ये छोटे में इसका अनुवाद, और जो एक प्रकार से श्लोक होता है छोटे में होता है, ठीक है, किसी में 2 लाइन का श्लोक होता है, यहाँ पर 4 लाइनों का दिया हुआ है, तो इसका जो अनुवाद करना था बहुत ही छोटे में करना था, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो बहुत छोटे में हो जाता है, ठीक है। यह संदर्भ था, मैंने संदर्भ बता दिया, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये संस्कृत का श्लोक यानी पद्यांश भी सॉल्व कर दिया है। 5 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए, ठीक है, और 2 नंबर दिया जाएगा इसके संदर्भ के लिए। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर दिखा दूं मैं, तो मैंने आपको संस्कृत का गद्यांश श्लोक बता दिया। अब हमारा आ चुका है रस, जो कि 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, तो चलिए ये भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए आ चुका है स्टूडेंट रस, ठीक है। 1 नंबर आपको दिया जाएगा परिभाषा के लिए, और 1 नंबर दिया जाएगा परिभाषा उसके एक प्रकार से उदाहरण के लिए, ठीक है। रस छंद अलंकार पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, ये देखिए, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए करुण रस का मैंने परिभाषा यानी लिखकर लेकर आया हूँ, ठीक है स्टूडेंट, पेपर में भी आते हैं। ये देखिए सबसे पहले रस है, इतना समझ में आ गया।
इसमें मैं करुण रस और आपको भयानक रस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका परिभाषा दूंगा और इसका उदाहरण भी बताऊंगा, जो पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया है और इस बार तो आपके 24 फरवरी के एग्जाम में कंफर्म है ये भी आएंगे। देखिए, करुण रस का परिभाषा देखिए कि इसका स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये तो इसका परिभाषा हो गया स्टूडेंट। मैं बात करूं तो ये मैंने क्लास 9th में याद किया था, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, और आप लोग भी अच्छे से मन लगाकर याद कर लोगे तो आपको भी याद रहेगा। इसका उदाहरण देखिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। और यहाँ पर देखिए, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण था करुण रस का। ठीक है, जब इसका स्पष्टीकरण पूछने को आएगा जब करने के लिए तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण पूछा जाता है। ठीक है, एक और परिभाषा इसका याद कर लीजिए करुण रस का, कि जथा पंक विन खग अत दीना, फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव जियावन मोही। ये करुण रस का एक प्रकार से उदाहरण और है। अब भयानक रस का परिभाषा देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए भयानक रस का परिभाषा देखिए कि भयानक रस का स्थायी भाव भय है, किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित, यहाँ पे देखिए दंडित होने के विचार। ठीक है, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी, देखिए जो है शक्तिशाली शत्रु या विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय की पुष्टि होने पर, ठीक है, भयानक रस की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भयानक रस और करुण रस में से केवल एक को ही आपको करना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि करुण रस का नहीं आता, भयानक रस का आता है, तो आपका यहीं पर बल्ले बल्ले हो जाएगा और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि परिभाषा आप तो लिख दिए हैं। इसका स्थायी भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। ठीक है, जो कि इसका स्थायी भाव क्या है? भय है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कि लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, परिभाषा में ही बताया गया था कि भैया भय, जहाँ भयजनक वस्तु, यहाँ पर देखिए भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने की विचार, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी के सामना होने की पुष्टि, यानी होने की आशंका जहाँ पुष्टि होती है उसी को भयानक रस कहते हैं। और यहाँ पर यही बताया गया कि लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को रस बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, रस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में 2 नंबर का आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट, पेपर में दिया हुआ था आपका अलंकार। ठीक है, अलंकार में दिखा दूं एक बार, रुक जाइए। ये देखिए स्टूडेंट, आ चुका है आपका अलंकार, सेकंड वाला। ये भी आपका 2 नंबर का होता है और पेपर में मैं भी ये दिखा दूं, क्योंकि मुझे पूरा यानी गारंटी के साथ में आपको काम करना है। ठीक है, जैसा कि शुरू में ही मैंने बता दिया था। देखिए, उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो उपमा और उत्प्रेक्षा में से किसी एक का आपको देना रहेगा पेपर में। एक प्रकार से मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण, टोटल 2 नंबर का होता है और हर साल पेपर में ये आपका आता है। यहाँ पर देखिए अलंकार में, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अलंकार आपको पेपर में बताने वाला हूँ। वो तो 2024 का पेपर था, आपके 2025 में कौन सा आएगा ये देखिए। अनुप्रियास अलंकार, एक ही वर्ण की अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा देखिए, फिर इसका मैं उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए अनुप्रियास अलंकार का, कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। बहुत ही छोटा सा इसका परिभाषा था, ज़्यादा बड़ी में नहीं था। इसका उदाहरण देखिए कितना है कि कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। अब इसका यहाँ पर देखिए परिभाषा का जो मतलब क्या निकलता है, थोड़ा आप लोग गौर करेंगे तो देखिए, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, कानन कठिन फिर भयंकर भारी, देखिए भय और भारी। ठीक है, घोर घाम फिर हिम वारी बयारी, देखिए वारी बयारी, भयंकर भारी, कानन कठिन। तो एक ही वर्ण की बार बार जहाँ आवृत्ति होती है उसे क्या कहता है भैया? अनुप्रियास अलंकार उसको कहा जाता है। अब देखिए रूपक अलंकार, यानी हर में रस छंद अलंकार में 2 इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको टॉपिक। ठीक है, 2 आपको परिभाषा उदाहरण दूंगा। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का, इसका परिभाषा उदाहरण देखिए क्या पूछा गया है कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान में क्या किया जाए, काल्पनिक आभेद कोई आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर रूपक अलंकार आपका होता है। इसका उदाहरण देखिए क्या दिया हुआ है कि गिरा अनल मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी।
ये इसका उदाहरण कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इसका एक और उदाहरण हो जाएगा स्टूडेंट कि उदत उदगरी मंच पर रघुवर बात पतंग रघुवर क्या है बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। एक और उसका परिभाषा हो जाएगा कि चरण कमल बंदो हर रहे। तो कई सारे इसका उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन इसका परिभाषा एक ही होगा जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक का भेद आरोपित किया जाए, ठीक है। तो ये अलंकार का परिभाषा है। आप लोग स्टूडेंट इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे एज इट इज तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर आप लोग बुक और क्वेश्चन बैंक में देखने जाओगे तो बहुत बड़े में दिया होता है, उतना बड़े में इसका आंसर हमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। आपको अलंकार के बारे में भी मैंने बता दिया है आपको। तो देखिए रस मैंने बता दिया, अलंकार बता दिया, अब बचता है छंद। 5वां नंबर टॉपिक जो है छंद के ऊपर है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। ये देखिए आ चुका है आप लोगों का छंद, ठीक है, छंद आ चुका है। 1+1 अंक यानी 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण यानी मात्रा लगाकर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। छंद पूछा गया है, इसमें देखिए सबसे पहला है दोहा, ठीक है। दोहा सबसे इंपॉर्टेंट आपका छंद है क्लास 12 हिंदी के लिए। देखिए दोहा का परिभाषा क्या है कि दोहे के पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में वर्ण गुरु, यहाँ पर देखिए अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं, ठीक है। यानी दोहा का सिंपल सा परिभाषा माय डियर स्टूडेंट दिया हुआ है कि दोहे के पहले और तीसरे विषम चरणों में क्या है 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। इसके सम चरणों के अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं। अब इसका उदाहरण के साथ में हम इसका परिभाषा समझेंगे। देखिए उदाहरण है कि मेरी भव, बहुत इंटरेस्टिंग इसका उदाहरण है। देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नगारी सोई जा तन की झाई परे, ठीक है, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति हुई। ये एक प्रकार से इसका उदाहरण है। अब इसका मात्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं मात्रा के साथ में आपको समझाऊंगा। दिया क्या हुआ स्टूडेंट, ठीक है, कि दोहे के पहले और तीसरे में, तो ये देखिए स्टूडेंट ये आपका पहला है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पहला है, ठीक है, और ये आपका तीसरा है, ठीक है। इसमें 13-13 मात्रा है। तो सबसे पहले हमें 13-13 मात्राएं देख लेते हैं। ये जो आपका यस वाला सिंबल है ना, एस करके लिखा हुआ है, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी जहाँ पर 2 मात्राएं लगी होंगी। देखिए 2 2 4, ठीक है, 4 5 6। इस प्रकार से मैं सिंपल सा आपको समझाता हूँ। देखिए एक ये वाला एक सिंबल ये 1 हो जाएगा और ये 2 वाला ये 2 सिंबल माना जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद में देखिए 4 5, ठीक है, 3 के बाद में 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ठीक है, 7 2 9, 9 2 11, 2 13। यहाँ पर देखिए 13 मात्राएं कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका 13 मात्राएं स्टूडेंट कंप्लीट हो गई है। अब इसके देखिए जो आपका तीसरा है इसमें भी देख लेते हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 3 13, देखिए 11 10 11 12 13, ठीक है। इसमें भी आपका स्टूडेंट 13 मात्राएं कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है कि दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये देखिए अभी आपका दूसरा है, चौथा है। देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11। तो भैया इसमें 11 मात्राएं कंप्लीट हो गई। इसमें भी देख लेते हैं 2 2 4, 5 6 7 8 9 10 11। तो भैया इसमें भी 11 हो गई। तो यानी हमें उदाहरण के साथ में समझना पड़ेगा इसके मात्रा, इसके दोहा वाला पूरा कॉन्सेप्ट को। इतना समझ में आ गया कि स्टूडेंट आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि सम चरणों के अंत में वर्ण गुरु और लघु होते हैं, ठीक है। वर्ण गुरु एक लघु होते तो ये आपका एक प्रकार से गुरु वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। एक गुरु एक वर्ण, ये देख सकते हैं आप कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों में दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से एक गुरु एक जो है लघु होते हैं, ठीक है, दोनों में। यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये छंद हो गया, मैंने आपको छंद बता दिया है। पेपर में आपका आता है सोरठा छंद, रोला छंद, दोहा, ठीक है, चौपाई, कई सारे छंद आते हैं, लेकिन दोहा इसमें से प्रसिद्ध है जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया है। अगला आप चलिए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। ये देखिए अगला 6 नंबर टॉपिक आ चुका है निबंध, ठीक है। निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। मैं एक बार आपको निबंध के बारे में दिखा देता हूँ कि पेपर में किस तरह से आता है, ठीक है। ये देखिए 11 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, ठीक है। इन चारों में से 2 नंबर आपको प्रस्तावना दिया जाएगा, 7 नंबर आपको पूरा डिटेल की लिखने के लिए। टोटल 9 नंबर का आपका निबंध हिंदी में होता है और हर साल ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो चलिए निबंध के बारे में भी देख लें।
देखिए स्टूडेंट, हिंदी का निबंध आ चुका है, हिंदी निबंध 9 नंबर का। ठीक है, ये निबंध आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। इस वीडियो में हम आप लोगों को देखिए, इसमें क्या है 250 से 300 शब्दों में हमें एक निबंध लिखना होता है, जिसके लिए हमें एग्जामिनर स्टूडेंट 9 नंबर देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में वैसे ही आप लोगों का 9 नंबर पक्का हो जाएगा। और इस बार ये जो आपका निबंध है ये पूछा जाएगा कि पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए, हमें निबंध लिखने से पहले विचार बिंदु को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भैया इस निबंध में हम बेसिकली लिखने वाले क्या है, कि इसमें हमारा हेडिंग क्या रहेगा। तो देखिए, विचार बिंदु में सबसे पहला प्रस्तावना रहेगा, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा। ठीक है, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहला का वाला है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है, और गा नंबर है ध्वनि प्रदूषण, घा है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे जो कि प्रदूषण के प्रकार हैं। और चौथा है समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। और 5वां है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार एक प्रकार से ये टोटल दिया हुआ है, इतना हम इसे इंट्रोडक्शन में जानेंगे, इसे विचार बिंदु में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा भैया प्रस्तावना। तो चलिए प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के ऊपर इंपॉर्टेंट है। और भैया हमें प्रस्तावना के लिए एग्जामिनर भैया 2 नंबर देता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो, कि जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति देखिए, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ठीक है, प्राचीन और जो थी और मध्यकालीन भारत थी, इसके लिए एक प्रकार से अज्ञात थी। मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अंततः इस यहाँ पर देखिए, अतः इस भयानक समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता, देखिए नोबेल जो पुरस्कार भैया विजेता है, रॉबर्ट कोच ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है स्टूडेंट, कि एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में, देखिए जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर संघर्ष करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसका एक प्रकार से बहुत ही पेचीदा और सबसे पावरफुल स्टूडेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रस्तावना था, इंट्रोडक्शन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इतना आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन देखकर। ठीक है, प्रदूषण का, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रदूषण के बारे में बता दिया। अब देख लेते हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस सभी को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट, लिटरली मैं 2-2 बजे रात तक लिखा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो भी मैं बता रहा हूँ, मैं 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि दिन में क्या काफ़ी सारे शोर शराबा होते रहते हैं, तो इसलिए क्या है वीडियो बना नहीं सकते, और वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रहेंगी जिससे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बिंग होगा। तो मैं नहीं चाहता कि भैया आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग हो, और क्योंकि मुझे बहुत सारी एक प्रकार से परेशानियां होती हैं और बहुत सारी एक प्रकार से मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। आप लोग सोचते हैं कि सर वीडियो नहीं बनाते हैं तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको टॉपिक को ढूंढना पड़ता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाकर हमें वीडियो बनाना होता है। ऐसे वीडियो बनाना होता तो हर कोई टीचर होता, हर कोई पढ़ा रहा होता यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन हमें आप लोगों के भविष्य के बारे में जानना है और इस तरह से आपकी तैयारी करानी ताकि आपका 95% भी आ जाए और आप पर लोड भी ना रहे कि भैया हमें पढ़ाई का लोड है। ठीक है, हंसी खुशी से आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और मैं आपको यानी एक प्रकार से इतना अच्छे से याद करा दूंगा, इतने अच्छे से तैयार करा दूंगा सब्जेक्ट को, सिलेबस को, कि आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओगे और पेपर में अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लिख कर आओगे। ठीक है, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है, क्योंकि मेन यही है। देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का, ठीक है, दूसरा पॉइंट में है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा पद्धति पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। ठीक है, जो जीवधारी है भैया इनके लिए क्या है, अनेक प्रकार के हानिकारक होता है। इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े
जो औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, वायु तथा जल प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषण का अर्थ है, क्योंकि देखा जाए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं रियलिटी में बताऊं तो बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े में दिया हुआ है। इतने में हम लिखेंगे तो भैया पूरा हमारा कॉपी भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें और भी सारे प्रश्नों को करना रहेगा। तो 250 से शब्दों में आप 250 से 300 शब्दों के बीच में लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और मैं जिस तरह से मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट, वो उतना इनफ है। 9 नंबर देने के लिए आपको एग्जामिनर इतना लेकर आओ, उतना इनफ है स्टूडेंट। इतना ही लिख दोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते ठीक है तो आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, जब आप लोग समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, एग्जामिनर को समझा सकते हो। अब देख लेते हैं प्रदूषण के प्रकार क्या है। ठीक है, ये देखिए कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, आज यानी प्रेजेंट टाइम के वातावरण में प्रदूषण क्या भैया, निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला देखिए का नंबर में जल प्रदूषण। ठीक है, अब जल प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। ये देखिए, जीवन के, ठीक है क्या दिया हुआ है, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूपों में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है भैया, जीवन कहा जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा शिविरों को, यहाँ पे देखिए शिविरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोत से नदियों व अन्य जल का स्रोत, देखिए स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। भैया जल प्रदूषण में देखा जाए तो जो नाली है, नाली नहीं एक प्रकार से जो तालाब होते हैं उसमें क्या भैंसें नहाती हैं और उसमें एक प्रकार से आदमी भी रहते हैं, तो उसमें क्या प्रदूषण होता है। ठीक है, जो कारखाने का मलबा है वो भैया जाकर जल में गिरता है, तो इससे क्या काफ़ी सारे ठीक है शिविरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। जो शिविर होते हैं जो गंदे पानी वाले होते हैं उसको नदियों में जोड़ देते हैं, इसी से जल प्रदूषण होता है स्टूडेंट। ठीक है, और दिनों दिन क्या जल प्रदूषण पनपता जा रहा है। तो ये का नंबर था, जल प्रदूषण के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो जल प्रदूषण भी हो गया। अब चलिए देख लेते हैं वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, ये देखिए खा नंबर में आपका जो आ चुका है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है भैया, वायु क्या है, जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक जो प्राणी को स्वास्थ्य रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। ठीक है भैया, वृक्षों का क्या है, अत्यधिक कटाव हो रहा है। वायु प्रदूषण का एक प्रकार से इसमें परिभाषा दिया हुआ है। पूछा गया था कि परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का कटाव हो रहा है, ये वायु प्रदूषण। भैया पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारे सांस कैसे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा और हम जीवन कैसे हम जिएंगे। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण का एक प्रकार से हो गया अर्थ। गा वाला आ चुका है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसके वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इसका ध्वनि प्रदूषण का एक प्रकार से परिभाषा है कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। यहाँ पर दिया कि मोटर कार, ठीक है, अब देखेंगे कि लंबोर्गिनी आ गई भैया, फरारी आ चुकी है, तो इससे जो आवाज़ें निकलती हैं, उसके बाद में ट्रैक्टर से आवाज़ें निकलती हैं, जेट विमान से बहुत ज़्यादा तगड़ी आवाज़ें निकलती हैं, कारखानों से जो मशीनें चलती हैं वहाँ पर भी बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं, डीजे वगैरह यानी लाउड स्पीकर आदि जो भैया पार्टियों में, बर्थडे पार्टी, शादी, किटी पार्टी, कोई भी पार्टी हो तो उसमें डीजे तो बजना ही है। ठीक है, कोई किसी का फेयरवेल हो तो उसमें डीजे बजना है, और उसमें जो बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं इसी को ध्वनि प्रदूषण का अंग माना जाता है। इसी से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसी से भैया जो कार्य करने की क्षमता, इस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब घा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर देखिए, घा नंबर आ चुका है। घा नंबर जो कि रासायनिक प्रदूषण के ऊपर बेस्ड है। रासायनिक प्रदूषण कैसे होता है देखिए, कारखानों में बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों में भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ जल के साथ बहकर नदियों, तालाबों और यहाँ पर देखिए अनंत समुद्र में पहुँच जाते हैं। नदियों, तालाबों और क्या है, अनंत समुद्र में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि
कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्य यानी जो रासायनिक वो होते हैं अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ जो होती है भैया, इसी से भैया क्या होता है, रासायनिक प्रदूषण होता है बाबू, ठीक है। तो इसी से रासायनिक प्रदूषण होता है। और ये जो मैंने आपको 4 टाइप के प्रदूषण के प्रकार बताए, इसका यदि आप लोगों ने अच्छे से मेरी बातों को सुना होगा तो इसका आंसर आपको वैसे ही पता चल गया कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, रासायनिक और जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जब आप स्टूडेंट अपने शब्दों में लिखोगे कॉपी में तो एग्जामिनर भैया खुश हो जाएगा, दिल से आपको पूरा नंबर देगा कि भैया बच्चे को तरीका मालूम है, बच्चे ने अच्छे से कॉपी लिखा है, मन लगाकर पढ़ाई किया है, ठीक है। तो भैया जब खुश हो जाएगा तो पूरा नंबर देगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं समस्या का समाधान क्या है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया समस्या का अर्थ बता दिया, ठीक है, प्रस्तावना बता दिया और इसका प्रकार कितने होते हैं ये बता दिया, लेकिन समस्या का समाधान क्या है ये तो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो देखिए समस्या का समाधान देखते हैं। महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है, ठीक है भैया, इस समस्या के ऊपर कोई तो गंभीरता से ध्यान दिया। देखिए आज विश्व का प्रत्येक देश क्या है, आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों को निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी क्या है सुरक्षा करें, ठीक है। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। इसका भैया समस्या का समाधान देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा समाधान है, लेकिन भैया जैसा कि मैंने बताया आपको जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, क्योंकि हमें और भी हिंदी में देखा जाए तो और भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। 3 घंटा आपको दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, तो बहुत कम है आपकी दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आपको इतना फास्ट लिखना पड़ेगा, राइटिंग से भी लिखना पड़ेगा और कोई भी वर्ड गलत ना हो जाए, कोई शब्द ना गलत हो जाए, वो भी ध्यान में आपको रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट एक बार प्लीज कॉपी वाला वीडियो हिंदी का देख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा देखिएगा, आपका लगभग क्या 4 से 5 वीडियो के नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, उपसंहार जिसको आप कहते हैं। देखिए उपसंहार है कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए। यानी शुभ अवसर कैसा है, अरे किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, ठीक है, या पर्यावरण प्रदूषण के दिन भैया जो है आपका, ठीक है, उसी का दिन वो लगा लीजिए स्टूडेंट, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं पेड़ लगा दीजिए, ठीक है, किसी का जन्मदिन है, ठीक है, या कोई भी अच्छी पार्टी है, कोई भी आपके घर खुशियाँ आई है तो उस दिन क्या है यहाँ पर देखिए शुभ अवसरों पर कम से कम एक वृक्ष तो लगाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लगाकर भैया छोड़ दे, उसके पालन पोषण, उसमें पानी दे, उसमें ध्यान रखें कि भैया कोई उसको नष्ट ना करे, ठीक है। तो देखिए वृक्ष अवश्य लगाइए तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगी, ठीक है। तो इसका उपसंहार था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समस्या का समाधान के ऊपर, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट समझ में आ गया। समस्या का समाधान क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो ये समस्या जो हमारा स्टूडेंट पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के ऊपर एक प्रकार से पूरा वो था निबंध, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने डिटेल से देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता रही होगी, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए निबंध हमारा हो गया है। अब देखिए कितने टॉपिक बचते हैं, 1 2 3 4 5, अब ये 5 टॉपिक बचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला संधि है जो कि आपका एक क्वेश्चन यानी आपका ऑब्जेक्टिव की तरह एक नंबर का 3 क्वेश्चन होगा, तो 3 नंबर इससे भी पक्का हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, ठीक है। और मैं भी ये आपको मैं पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है, पेपर में भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपके ये आते हैं। यहाँ पर देखिए संधि आ चुका है, ठीक है, ये आपका एक के करके, ठीक है, 3 क्वेश्चंस होता है, मैं बताऊं आपको। तो 1 + 1, ठीक है, +1, ठीक है, बराबर 3 नंबर आपको संधि में दिया जाएगा। संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं एक बार आपको पेपर में भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 का नंबर का पहला क्वेश्चन कि पवित्रम का संधि विच्छेद है। तो 1 नंबर का ये आपका संधि हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया और ये हो गया। 3 संधि पूछे जाते हैं पेपर में, तो इंपॉर्टेंट संधि है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला संधि क्या पूछा गया है कि लब्ध का संधि विच्छेद होगा,
ठीक है। लब्ध का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। का है ला लब प्लस धा, और खा है लब प्लस धा, ठीक है। गा है लब प्लस धा, या लब प्लस अध, ठीक है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लब्ध का सही संधि विच्छेद आप लोगों का स्टूडेंट, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, का वाला हो जाएगा, ठीक है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लब प्लस धा हो जाएगा सही राइट आंसर, ठीक है। आपको पेपर में भी स्टूडेंट 4 ऑप्शंस इसी की तरह दिया जाएगा और कोई एक सही आंसर आपको चुनकर कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है, जो आप लोगों को आंसर आता होगा, ठीक है। मेरे कॉपी वाले वीडियो में बताया हुआ तो देख लीजिएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा संधि पूछा गया कि दोगधा का संधि विच्छेद होगा। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से दोगधा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं 3 इंपॉर्टेंट संधि को आपके पेपर में लेकर आया हूँ। हालांकि मैं जो मॉडल पेपर होता है, जो मैं न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ रेगुलर वीडियो, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट संधि के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं मॉडल पेपर पर तो जरूर देखिए स्टूडेंट, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि सर आप रोज रोज नए वीडियो लेकर आते हैं, उसमें बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा आएगा। देखिए मैं बात करूं तो स्टूडेंट सभी आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई तो अच्छे से की नहीं होगी, सिलेबस तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए, ठीक है। और 95% का जो टारगेट है वो आपका पूरा हो जाए, ठीक है, बिना सिलेबस किए हुए। तो दोगधा की मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है कि दोगधा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा खा वाला, ठीक है। दोध प्लस धा हो जाएगा दोगधा का सही संधि विच्छेद। तीसरा देखिए, सहायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में से एक चुनकर बताना है, ठीक है। तो सहायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, वो आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट खा वाला, ठीक है। से प्लस अका हो जाएगा सहायक का सही संधि विच्छेद। तो ये 3 संधि था, 2 मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। संधि के बारे में टोटल आपके 3 पूछे जाते हैं और 3 ही मैंने बताए हैं। इंपॉर्टेंट संधि है और आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में मैं बात करूं, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही स्टूडेंट, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक में आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो लगभग आपसे मैं बताऊं तो 50 संधि को, जो कि इंपॉर्टेंट संधि है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और तैयार कर लोगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, मैंने संधि के बारे में बता दिया है। अब देखिए समास आ चुका है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समास के ऊपर। समास आपके पेपर में 1+1 अंक, यानी आपका 2 क्वेश्चन होता है, इस तरह से बहुविकल्पीय की तरह रहेगा, और एक और तरह के रहेगा, तो मैंने वो भी तरीका आपको बताया है इस वीडियो में। देखिए समास है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए समास का, जो कि बहुविकल्पीय की तरह पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि प्रत्येक में समास है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक में समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, ये अव्यय भाव समास। तो प्रत्येक में जो समास हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा समास, वो आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास, ठीक है, प्रत्येक में समास। दूसरा है नील गाय में समास क्या हो जाएगा, नील गाय में क्या अव्यय भाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा भैया कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, नील गाय में समास कर्मधारय। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है स्टूडेंट, वो आपका बहुब्रीहि समास है। तो भैया 3 संधि, तीनों संधि के अलग अलग नाम है समास, इसमें प्रत्येक में कर्मधारय, नीलगाय में भी कर्मधारय, सॉरी प्रत्येक में आपका अव्यय भाव, ठीक है, दूसरे में आपका कर्मधारय और तीसरे में आपका बहुब्रीहि समास। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है पेपर में मैं दिखाऊं तो एक और तरीके से पूछा जाता है, ये देखिए, जो कि यहाँ पर देखिए खा वाले में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये भैया 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, किसी एक पद का विग्रह करके हमें क्या करना है, समास का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दशानन है, फिर गदाहस्त है, प्रतिदिनम है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि समरस्त पद है, ठीक है, समास विग्रह और समास का नाम, ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि पेपर में आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ये समास विग्रह किया गया है इसका, ठीक है। जैसे कृष्णश्व का क्या हो जाएगा समास विग्रह और समास का नाम, तो कृष्ण अश्व इसका समास का नाम कर्मधारय, ठीक है। फिर आजन्म का क्या सबक, ये समस्त पद है, इतना ही दिया जाएगा, इसका भी समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो आजन्म का जन्म प्रयत्नम, ठीक है, इसका समास का नाम अव्यय भाव समास। तो इस तरह से समास भी आपके पेपर में दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। समास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रत्यय आ चुका है, प्रत्यय पेपर में आपके 1+1 अंक,
ठीक है, बराबर ये भी 2 का होता है। इनमें दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 का नंबर का 1 प्रत्यय 2 प्रत्यय, टोटल 2 ही प्रत्यय होता है, एक एक नंबर का होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रत्यय होता है। ये देखिए, ठीक है, प्रत्यय इंपॉर्टेंट प्रत्यय लेकर आया हूँ। और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, आप लोगों को मैं जो आपका न्यू पैटर्न पर हिंदी का मॉडल पेपर में लेकर आता हूँ, ठीक है, साहित्यिक हिंदी का वो पेपर होता है, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं उन्हीं की मैं तैयारी कराता हूँ, उन्हीं के सभी सब्जेक्ट पर। साहित्यिक हिंदी हमारा इस चैनल पर देखिए, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोर्ड पेपर में साहित्यिक हिंदी लगता है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रत्यय में जो आपका सबसे पहला है कि कृत्वा में प्रत्यय है, तो कृत्वा में जो प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, तो इसमें से जो आपका कत्वा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपका पहले का गा राइट आंसर हो जाएगा, जो कत्वा प्रत्यय है वो सही है कृत्वा में प्रत्यय का, ठीक है। दूसरा है कि लघुता में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तबीयत हो जाएगा, तल हो जाएगा, अन्यर हो जाएगा, त्वा हो जाएगा। तो भैया देखिए जो लघुता में प्रत्यय है वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए लघुता में प्रत्यय आपका तल हो जाएगा, ठीक है। श्रीमान होता तो यहाँ पर अनियर हो जाता। तो दूसरे का आपका घा वाला जो कि गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर कि गुरुत्वम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका आंसर तो काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो हमारी सभी प्रकार की वीडियोज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है भैया हिंदी में 95% लेकर आने का, तो वो मैं टारगेट आप लोगों का अचीव करा कर रहूँगा। मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत खराब रहे, नो टेंशन, मुझे वीडियो बनाना है और आपकी तैयारी अच्छे से करानी है, ठीक है। तो तीसरे का जो आपका गुरुत्व में प्रत्यय हो जाएगा वो आपका त्वा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का गा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुत्व शब्द में प्रत्यय त्वा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारा 3 प्रत्यय था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको मैंने संधि 3 बताई, समास भी 3 बताया, ठीक है, प्रत्यय भी मैं 3 बता रहा हूँ। तो ये तीनों का प्रत्यय का मैंने परिभाषा भी आपको दे दिया है। और आप लोगों की क्वेश्चन बैंक में प्रत्यय के बारे में भी बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो है क्वेश्चन बैंक से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग क्या है, आप लोग 50 प्रत्यय, 50 संधि, 50 समास को तैयार कर लोगे तो इनफ रहेगा आपके 2 नंबर के लिए। क्योंकि मैं बताऊं आप लोग ये छोड़िएगा मत, जरूर ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा। एक एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1 नंबर से देखिए टॉपर भी बन सकते हैं आप लोग, 1 नंबर से फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से पीछे रह सकते हैं। तो 1 नंबर अहमियत आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रत्यय भी मैंने बता दिया है। अब देखिए विभक्ति आ चुका है, ठीक है। विभक्ति जो कि पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं, विभक्ति में दिखा दूं आपको, देखिए 10वां नंबर टॉपिक है इसमें विभक्ति का। देखिए विभक्ति आ चुका है, इसमें सबसे पहला देखिए विभक्ति में पूछा क्या गया है कि बिलग्राम विभक्ति कैसे पेपर में पूछा था, ये एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखिए खा नंबर में देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 3 दिए हुए हैं, उसमें भी मैंने 3 लेकर आया हूँ, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको 3 क्या केवल एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर मैं तीनों का बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक पद का, तीनों में से, ठीक है, 1 नंबर इस पर दे दिया जाएगा। इस किसी एक पद का नियम यानी एक पद की विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपका। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए आप लोग स्टूडेंट, लिखा हुआ है सिंपल सा कि बिलग्राम, देखिए मैं थोड़ा, हाँ ये देखिए बिलग्राम, ठीक है, बिलग्राम निक्सा गंगा प्रवाहती प्रवाहती, ठीक है, बिलग्राम निक्सा गंगा प्रवाहती। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए इसको हम लिखेंगे बील गांव के निकट गंगा बहती है, इस तरह से, ठीक है, बील गांव के निकट गंगा बहती है, ठीक है। यह बेलगांव के उधर क्या भैया, बेलगांव के निकट गंगा बहती है। अब इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, सूत्र जिसको हम नियम कहते हैं, इतना आप समझ लीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा भैया अभिता परता, देखिए ये देखिए अभिता परिता समया, देखिए अभिता परता समया निक्षा, ठीक है, हा प्रतियोगी, हा प्रतियोगी प्रतियोगी, ठीक है, अपी, ये अपी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, इसका ये सूत्र है। इसका हम देख लेते हैं विभक्ति कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए विभक्ति इसका हो जाएगा स्टूडेंट द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ये देखिए द्वितीय विभक्ति,
ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि मोहन, यहाँ पे देखिए मोहन पादेन खज अस्ते, इसका मैंने पहले से ही लिख दिया है स्टूडेंट, मोहन पैर से लंगड़ा है। ठीक है, अब इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, एड़ा विकारे, क्या हो जाएगा, एड़ा, ठीक है, एड़ा विकारे, ठीक है, एड़ा विकारे। इसका एक प्रकार से सूत्र है, सिंपल सा सूत्र है। इसका जो विभक्ति हो जाएगा, मैं बात करूं तो इसका जो विभक्ति कौन सा हो जाएगा, इसका आपका विभक्ति हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। इसमें देखिए तीसरा देखिए रामाय नमः। अब रामाय नमः का क्या हो जाएगा भैया, राम को नमस्कार, क्योंकि भैया प्रभु श्री राम को मेरा नमस्कार। देखिए राम को नमस्कार, ठीक है भैया, रामाय नमः। ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया। इसका सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होगा स्टूडेंट, बहुत ही बड़ा सूत्र है, थोड़ा देखिएगा, स्वाशिष्ट। देखिए देखिए पूरा मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाता हूँ इसका क्या अर्थ है। श्रद्धा, ठीक है, लंबवष्ट योगा च, ठीक है। ये देखिए इसका एक बार मैं विभक्ति भी लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा एक बार में लिख देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। इसका विभक्ति है स्टूडेंट चतुर्थ विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ये देखिए तीसरा है रामाय नमः, यानी राम को नमस्कार। सूत्र है स्वास्तिक, यहाँ पे देखिए स्वास्तिस्त स्वाहा, स्वास्तिस्त, देखिए स्वास्तिस्त स्वाहा शब्दा, ठीक है, शब्दा, फिर शब्दा लंष्ट योगच्च। बहुत ही पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट, संस्कृत का है ना। विभक्ति देखिए चतुर्थ विभक्ति है इसका। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक प्रकार से होता है। ठीक है, 2 नंबर आपको एक उस पर दिए जाते हैं, आप लोगों ने देख लिया। तो ये विभक्ति भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए अब हमारा जो अगला आ चुका है, मैंने विभक्ति के बारे में बता दिया है। अब हमारा अगला ही टॉपिक बच रहा है स्टूडेंट पत्र लेखन, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे टॉपिक को बता दिया, बस आप लोग ने वीडियो को देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। वीडियो स्टूडेंट जो एक प्रकार से वीडियो को लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के लिए काफ़ी मेहनत लगाए, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं पत्र लेखन। ठीक है, अब आ चुका है पत्र लेखन। पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पेपर में ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, पत्र लिखने का बेहतरीन तरीका इसमें बताया, जैसे कि आप लोग पत्र लिखेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा 8 नंबर। ठीक है, ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पत्र में। ठीक है, पत्र में पूरा नंबर मिलेगा आपको। देखिए ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पेपर में पत्र लिखने के लिए, 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, पत्र लिखने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन मैं आपको टॉपर की तरीके के माध्यम से बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसी टॉपिक के हमें ऊपर पत्र लिखना है। दिया क्या हुआ कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए, ठीक है, यानी बढ़ते हुए जो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें उनको लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है भैया, सेवा में तो लिखना कंपलसरी है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है भैया मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। ठीक है, यानी सेवा में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है सेवा में, यानी इसके लाइन के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। ये देखिए यहाँ से हमारा पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है जो पत्र लिखने का होता है, और पेपर में भी आप लोग ऐसे ही पत्र लिखिएगा। ठीक है, देखिए सेवा में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यानी जिस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आप पत्र लिखने, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है, अब आप लोग में काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे रहा हूँ तो क्या मेरठ लिख सकता हूँ। जी हाँ, मेरठ आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपको पसंद आए वो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए या जो बुक में दिया होता है मेरठ उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। उसको क्या पता होता है, रोल नंबर। ठीक है, आपका रोल नंबर उसको पता होता है। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से वो सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट करता है। ठीक है,
ये नहीं देखता कि भैया आप विधायक के लड़के हैं या आप गरीब परिवार के लड़के, वो रोल नंबर से सारी चीज़ें चेक करता चला जाता है। आपके जो है आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर अच्छा देगा, और नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो लिखने वाले के लिए नंबर है, कॉपी में मेहनत करने वाले के लिए नंबर है, जो लिखता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो विषय में स्टूडेंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब यहाँ पर देखिए महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महोदय भी आप लिख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रामक जो बीमारियों की बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट होता है, मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, यहाँ पर देखिए मलेरिया, टीबी और ब्रैकेट में क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। ठीक है, अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक जो हॉस्पिटल है, उसमें क्या है, यानी जो सरकारी केंद्र संख्यकों की पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यानी भैया जो आवश्यक दवाइयों का अभाव है, इसमें जो डॉक्टर है वो उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही, यानी जो पीड़ितों की संख्या इसमें कमी नहीं आ पा रही है। यहाँ पे देखिए कमी नहीं आ पा रही, इसके बारे में और भी है भैया। अतः यहाँ पे देखिए, अतः आपसे अनुरोध है, देखिए सॉरी, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। यानी समय रहते हुए जो क्या भैया स्वास्थ्य का लाभ ले सके और उनका इलाज अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, दिनांक यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएंगे स्टूडेंट, दिनांक जो होगा आपका भवदीय लिख देंगे, मेरठ लिख देंगे और अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी लिख सकते हैं और अपना नाम लिखना जरूरी है। जैसे मेरा नाम भैया शिवम है, तो यहाँ पर मैं शिवम लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे से राइटिंग से। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को डियर स्टूडेंट पत्र लिखना है। पत्र में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सेवा में आपको लिखना कंपलसरी है, या इंग्लिश में होता है तब 2 लिख दें। ठीक है, तो नीचे आप लिखते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है पत्र लेखन में। मैं बात करूँ तो पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे जो भी टॉपिक पर हो, टॉपिक के ऊपर आपको पत्र लिखना है। 80 शब्दों में पत्र लिख देते हैं, 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कोई भी नहीं कट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है स्टूडेंट।